हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। निश्चित ही आप सब अच्छे होंगे। आज मैं राजश्री मंच ट्यूटर क्लास में हिंदी सेक्शन का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, उपचारात्मक सेक्शन। अभी पिछले क्लास में आपने भाषा कौशल को देखा था, जिसमें भाषा के विविध स्वरूपों को मैंने बताया था। लेकिन आज का जो नवीन स्वरूप है वो है उपचारात्मक सेक्शन। अर्थात एक शिक्षक जब वर्ग कक्ष में जाता है तो क्या करता है, कैसे शिक्षण करता है और कैसे व्यवस्था करनी चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पर हम विस्तृत विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। वस्तुतः अस्पष्टतया यहाँ लिखा हुआ है कि शैक्षिक क्षेत्र में, अर्थात एक शिक्षक शिक्षण का कार्य करने जाता है तो वर्ग कक्ष में मौजूद होता है। तो शैक्षिक क्षेत्र में बालक की कठिनाइयों का पता लगाकर, यानी यूँ कहिए कि जब एक शिक्षक शिक्षण करने के लिए वर्ग कक्ष में मौजूद होता है तो बालक में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, जिसके कारण वो वर्ग कक्ष में असहज हो जाता है। तो शिक्षक क्या करता है कि बालक की उन्हीं कठिनाइयों का पता लगाता है कि बच्चे वर्ग कक्ष में क्यों सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, इनका वो वास्तविक जानकारी करता है। और तत्पश्चात जिन जिन कठिनाइयों का उसे पता चला है, उन कठिनाइयों को दूर करने का एक शिक्षक जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है वही उपचारात्मक शिक्षण है। यानी यूं कहिए, इसका एक स्वरूप समझिएगा। यहाँ है कठिनाइयों का पता लगाकर। शिक्षक शिक्षण के दौरान दो क्रियाएं करता है, एक निदानात्मक पक्ष और दूसरा होता है उपचारात्मक पक्ष। तो निदान पहले करता है, यानी कठिनाई की जानकारी पहले लेता है। तत्पश्चात जब जानकारी प्राप्त हो जाती है तभी कठिनाई को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है कि इससे कैसे दूर किया जाए। जैसे आप देखिएगा, सामान्य तौर पर आप कोई भी जब बीमार पड़ जाते हैं तो जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उस बीमारी से हम उनके पास जाते हैं। तो आप गौर करना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, पहले आपकी चेकअप करता है। ऐसा नहीं है कि आपने बताया कि सर में दर्द होता है तो डॉक्टर साहब ने एक गोली लिख दी। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आपका चेकअप करवाते हैं कि सीटी स्कैन करो, अल्ट्रासाउंड करो, विभिन्न प्रकार का वो ब्लड टेस्ट करो, भिन्न भिन्न प्रकार की वो जांच करवाते हैं। उस जांच के माध्यम से वो ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें कठिनाई क्या है। ठीक वैसे ही शिक्षक भी करता है। जब शिक्षक वर्ग कक्ष में शिक्षण कर रहा होता है तो सबसे पहले कठिनाई का पता लगाता है। ऐसा नहीं है कि बिना पता लगाए ही शिक्षण शुरू कर देगा कि सारे बच्चे एक ही तरीके से सीख लें, ऐसा संभव नहीं है। एक ही वर्ग कक्ष में विभिन्न योग्यता और विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे मौजूद होते हैं। और आप सबको पता है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। तो वर्ग कक्ष में मौजूद यदि 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होगी। सारे बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अलग होंगे, उनकी मानसिक क्षमताएं अलग होंगी, उनकी आयु स्तर अलग होगी, उनकी रुचिय क्षमता अलग होगी, उनकी योग्यता अलग होगी। अर्थात सारे बच्चे एक दूसरे से भिन्न होंगे। तो एक शिक्षक भी वर्ग कक्ष में सीधे जाने के बाद एक ही विधियों से सारे बच्चों को समेटने का प्रयास नहीं करेगा। वस्तुतः सबसे पहले वो जानने का प्रयास करेगा कि बालक यदि वर्ग कक्ष में अध्ययन कर रहा है तो क्या जिस विधि के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कठिनाई का भी अनुभव करता है, अनुभव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे एक डॉक्टर पहले चेकअप करता है और जब जानकारी प्राप्त हो जाती है, डॉक्टर उन बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तब वो उपचार करते हैं। उपचार से तात्पर्य होता है कि एक ऐसा समाधान वो करते हैं कि वो बीमारी दोबारा फिर भविष्य में पनपे ही नहीं। यही काम एक शिक्षक भी वर्ग कक्ष में करते हैं कि शिक्षक जब शिक्षण के दौरान बालक के अधिगम परिस्थिति की विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो अंततः वो करते क्या है, तो वैसे विधियों का इस्तेमाल करते हैं जिसके माध्यम से बालक की वो सारी कठिनाइयां ही दूर हो जाए। यानी यूं कहिए, शिक्षक पूर्णतया उन कठिनाइयों का पता लगाकर संपूर्ण रूप से जो समाधान करने का प्रयास करने हेतु जिस शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है वही उपचारात्मक शिक्षण है। अब प्रश्न उठता है कि इसके उद्देश्य क्या होंगे। अब उपचारात्मक शिक्षण वर्ग कक्ष में किया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, तो शिक्षक उद्देश्य निहित तौर पर कर रहे होंगे। तो पहला उद्देश्य होता है कि बालक की जितनी भी भाषा संबंधी त्रुटि होगी, अब देखिएगा ये भाषा शिक्षण से संबंधित है और हिंदी शिक्षण का ही टॉपिक चल रहा है, उपचारात्मक शिक्षण। वैसे
उपचारात्मक शिक्षण प्रत्येक शिक्षण के विषय में क्रियाशील रहेगा, इसी बिंदु को लेकर वहां भी चलना है, दूसरे भी विषयों में, लेकिन यहां भाषा पर ज्यादा फोकस किया जाएगा कि बालकों में यदि भाषा संबंधी त्रुटि होगी तो उस त्रुटि को उपचारात्मक शिक्षण के दौरान एक शिक्षक दूर कर सकता है। बालक में जो भाषाई त्रुटियां आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसको दूर कर सकता है और इसी उद्देश्य से उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। द्वितीयतः अधिगम दोष को दूर करने के लिए, अधिगम दोष से तात्पर्य है कि बालक सीख रहा है और सीखने के दौरान कठिनाइयों का सामना करता है, वो सीख नहीं पाता है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी लेने के बाद इसे दूर करने का ये प्रयास करता है एक शिक्षक, जो उपचारात्मक शिक्षण का मूल उद्देश्य निहित करके चलता है। तृतीय स्वरूप में बालक के विभिन्न प्रकार की रुचियों को विकसित करने का प्रयास करेगा कि बालक भिन्न भिन्न विधियों से और भिन्न भिन्न मानसिक क्षमताओं के अनुरूप सीखता चले, अर्थात बालक हर क्षेत्र में अपनी रुचि को प्रसारित करे, इसलिए शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण करता है ताकि उसकी रुचि विकसित हो सके। साथ ही बच्चों के आदर्श दृष्टिकोणों को परिमार्जित करने के लिए, परिमार्जित करने से तात्पर्य है कि सकारात्मक सोच को बढ़ाने का प्रयास करने हेतु एक शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण करता है ताकि बच्चे में किसी प्रकार की नकारात्मक वृत्ति का वास ना हो। इसके अलावा भाषाई कुशलताओं में मजबूती प्रदान करने के लिए कि बालक भाषाई क्षेत्र में कुशल हो जाए, मजबूत हो जाए, बेहतर भाषा संप्रेषण और भाषा कुशलता का परिचय दे, इसलिए भी शिक्षक इस भाषाई क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो विभिन्न परिवेश से आते हैं, तो उनकी विशेष मातृभाषा भी होती है। अब बच्चे उस मातृभाषा को समेट करके विद्यालय पहुंचते हैं और उसी मातृभाषा के कारण जब विद्यालयी परिवेश से वो जुड़ते हैं तो भाषाई दोष उत्पन्न हो जाता है। अब शिक्षक जब शिक्षण करेगा तो निदानात्मक स्वरूप पहले अपनाएगा और वो प्रयास करेगा कि पहले वो ये जाने कि बालक की मातृभाषा क्या है। क्या बालक जो भाषाई संबंधी अशुद्धियां कर रहा है कहीं उसकी मातृभाषा का ही तो संबंध नहीं है। जैसे देखिए कि हम लोग हिंदी में, हिंदी का वास्तविक स्वरूप देखिएगा तो ठेला गाड़ी होता है ना, तो लिखिएगा ठेला गाड़ी, ठेला खींचना, अर्थात ठेला गाड़ी खींचना। लेकिन देखिए मातृभाषा में यहां प्रस्तुतिकरण कहां गलत होगा। हरियाणवी लोग मातृभाषा में खींचना को खेचना कहते हैं। अब वो जब विद्यालय में जाएंगे तो क्या कहेंगे, सर मैं ठेला खींच लाया। अब यहां शिक्षक यही प्रयास करेंगे कि आखिर ये भाषा दोष क्यों उत्पन्न हो रहा है बच्चों में, खींच लेगा, खींच लूंगा, खींच लाया, ऐसा क्यों बोल रहा है। तब उन्हें पता चलेगा कि बालक में जो मातृभाषाई स्वरूप है उस मातृभाषा के आधार पर खींचना को खींचना कहा जाता है और उसी का प्रस्तुतिकरण वो विद्यालयी भाषा के दौरान कर रहा है, जिसके कारण मातृभाषा के कारण ही भाषा दोष उत्पन्न हो गया है। तो शिक्षक इसकी जानकारी प्राप्त करके बच्चों की इस कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेगा और इसी उद्देश्य से मातृभाषा में के कारण जो उत्पन्न विभिन्न प्रकार के भाषाई दोष हैं उसे दूर करने के उद्देश्य से भी उपचारात्मक शिक्षण एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब आता है कि उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण एक शिक्षक करेगा तो किस तरह का माहौल बनाएगा, कैसी व्यवस्था करेगा, कैसी रणनीतियां बना करके चलेगा ताकि बालक बेहतर ढंग से सीख सके और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सके। तो पहला स्वरूप क्या अपनाएगा, तो हमेशा एक शिक्षक ये गौर करेगा, अर्थात बच्चों का जो ध्यान है ना वो उस ओर खींचने का प्रयास करेगा जहां बालक त्रुटि करता है। यानी बालक जहां गलतियां कर रहा है उसी ओर जब तक आप ध्यान नहीं खींचिएगा तब तक बच्चे में सुधार नहीं होगा। तो शिक्षण करने के दौरान शिक्षक की यह रणनीति होनी चाहिए कि बच्चे गलतियां कहां करते हैं, उन गलतियों की ओर बच्चों का हम ध्यान खींच कर ले जाएं। साथ ही एक शिक्षक को यह भी प्रयास करना चाहिए कि वर्ग कक्ष में जब वो मौजूद होते हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे होते हैं, शिक्षण कर रहे होते हैं, तो बालक सभी प्रतिभाशाली ही नहीं है। वर्ग कक्ष में मौजूद कई बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक तौर पर काफी कमजोर हैं, या यूं कह सकते हैं सामान्य बुद्धि हैं या सामान्य बुद्धि से कम के बच्चे हैं। तो वैसे बच्चे सिर्फ व्याख्यान से नहीं समझ सकते हैं। तो इन बच्चों में ज्ञान का प्रसार करने के लिए, संचार करने के लिए, अर्थात उन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए एक शिक्षक को विभिन्न मॉडल चित्रों, चार्ट पेपरों या यूं कह सकते हैं मानचित्रों का प्रयोग करना होगा। अर्थात
मूर्त तौर पर प्रस्तुतिकरण करना होगा। जब तक मूर्त अवधारणाएं प्रस्तुत नहीं की जाएंगी, बालक में उस प्रकरण विशेष की अवधारणा स्पष्ट ही नहीं होगी। अर्थात उपचारात्मक शिक्षण के दौरान शिक्षक की रणनीतियों में यह भी होना चाहिए कि शिक्षण विधि का जब प्रयोग करे तो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का सीधा प्रस्तुतिकरण करे, जिसका सीधा प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव बालकों की मानसिक क्षमता पर पड़े और बालक में अवधारणाएं स्पष्ट हो जाएं। साथ ही बड़ कक्ष से जब बाहर हो शिक्षक तो छात्रों को व्यक्तिगत सहायता भी देनी चाहिए। अब यहां व्यक्तिगत सहायता से तात्पर्य है कि बालक की कोई आवश्यकता होगी जिसकी आप समूह के दौरान पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, तो एक शिक्षक को चाहिए कि कक्षा के बाहर उन आवश्यकताओं की ओर ध्यान देते हुए बच्चों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करे ताकि बालक सीखने के लिए तत्पर हो जाए। इसके अलावा बालक जब लिखता है, बच्चे कई शब्दों को लिखते हैं, लिखने के दौरान उनमें कई त्रुटियां व्यक्त हो जाती हैं, तब वो त्रुटियां कैसे सुधरे? एक शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि जितनी भी लिखित त्रुटियां हैं ना, वो बच्चों के सामने ही आप सुधार दीजिए। यदि आप बच्चों के सामने ही उसमें सुधार करते हैं तो बालक में जो ये कमियां व्याप्त हुई हैं, वो विभिन्न प्रकार की जो गलतियां करते हैं उन पर उनका सीधा ध्यान केंद्रित होगा। अब ध्यान केंद्रित होगा तो उसको बारीकी से देखेंगे कि किस वर्ड को सर ने क्रॉस किया है, कहां हमसे गलती हुई और उसमें क्या गलती थी। इससे बच्चे का ध्यान आकृष्ट रहेगा तो बालक उसको समझेगा और भविष्य में इस प्रकार की समस्या का वो समाधान आसानी से कर लेगा। अर्थात इस प्रकार की त्रुटियों से फिर अवगत नहीं होगा, उससे वो किनारा करता चला जाएगा। इसके अलावा बरकक्ष में जो कमजोर छात्र होंगे, तो उपचारात्मक शिक्षण जब आप एक शिक्षक के तौर पर करोगे तो आपका यही प्रयास होना चाहिए कि उन कमजोर छात्रों को पहली वाली बेंच पर बैठा दें। यदि पहली वाली बेंच पर, पहली वाली सीट पर आप बिठाते हो तो बच्चों का ध्यान, बच्चों पर सीधा ध्यान आपका रहेगा और बच्चों का भी सीधा ध्यान आपके ऊपर होगा, जिससे उनका ध्यान किसी दूसरी ओर आकृष्ट नहीं होगा और वो आपके प्रकरण, आपके विषय वस्तु में आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे, किए जा रहे व्याख्यान की ओर उनका ध्यान पूर्ण रूप से आकर्षित रहेगा और बालक बेहतर ढंग से समझते चले जाएंगे और उनकी भी अधिगम क्षमताएं विकसित होगी। साथ ही प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें हमेशा आप शुद्ध अक्षर लिखवाइए और साथ साथ बड़े लिखवाइए। अब देखिएगा, छोटे कच्चे के जो बच्चे होते हैं 1 2 3 4 5 के, अ लिखा जाएगा ना तो बहुत बड़ा अ लिखा जाता है। ऐसे शुरुआती समय में सभी बच्चे बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं, लेकिन एक शिक्षक को क्या चाहिए कि उन बच्चों को शुद्ध लिखवाएं, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान शुद्ध लिखवाएं और बड़े अक्षर लिखवाएं। इन्हीं बड़े अक्षरों से धीरे धीरे बच्चे अभ्यास करते हुए छोटे अक्षर को लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन शुरुआती समय में सूक्ष्मता को विकसित करने के लिए, सूक्ष्म कौशलों का विकास करने के लिए एक शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण के दौरान शुद्ध व बड़े अक्षर लिखवाने के अभ्यास करवाने चाहिए। धीरे धीरे ये स्वतः ही छोटे अक्षरों में परिणत हो जाएंगे। साथ ही आप श्यामपट्ट पर लिखते हो, जैसे मैं श्यामपट्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे ही सारे शिक्षक श्यामपट्ट का इस्तेमाल करते हैं बरकक्ष में अवधारणाओं को समझाने के लिए। और वास्तविक तौर पर समझिए कि एक दर्पण है, बरकक्ष में एक शिक्षक आईने के समान इसका प्रयोग करता है और यह शिक्षक के शिक्षण कला को और मजबूती प्रदान करती है। श्यामपट्ट एक शिक्षक की गुणवत्ता को और ये निखारने का प्रयास करती है। तो श्यामपट्ट पर शिक्षक जब भी लिखे तो शुद्ध लिखे और हमेशा ध्यान रखिए कि शुद्ध ही नहीं, स्पष्ट भी होने चाहिए ताकि बालक बेहतर ढंग से उसे समझ सके। यदि इस तरह से लिखे जाएंगे तो बच्चे शिक्षक के प्रति जो मिथक दोष आता है वो दोष नहीं आ पाएगा। यदि शिक्षक यहाँ गलतियां करते हैं तो बच्चे के मन में ये भाव आ जाएगा कि शिक्षक स्वयं ही गलत करते हैं तो हमसे सुधार की क्यों आशा रखते हैं। लेकिन ऐसा यदि शिक्षक के द्वारा न किया जाए तो बालक पर इसके आदर्श छाप पड़ेंगे और बच्चे अधिगम हेतु तत्पर होंगे और विभिन्न प्रकार की भाषाई अशुद्धियां भी उनकी दूर होती चली जाएगी। साथ ही एक शिक्षक को चाहिए कि उपचारात्मक शिक्षण की रणनीति बना रहा है तो बच्चों को वर्गकक्ष में चिंतन करने के लिए, तर्क करने के लिए अवसर दीजिए ताकि बालक अपनी मानसिक क्षमता का इस्तेमाल करेगा, सोचेगा, विचारेगा और उसी आधार पर उत्तर देने का प्रयास करेगा, अपने विचारों को रखेगा, जिससे भाषाई क्षमता भी विकसित होती चली जाएगी। इसके अलावा बच्चों को वर्गकक्ष में मौखिक रूप से भी बोलने का आप अवसर दीजिए और लिखित रूप से भी उसे अभ्यास करवाइए, जैसे लिखना, लिखवाना। एक शिक्षक कभी कभी वर्गकक्ष में पूछना शुरू करते हैं कठिन शब्दों को, या कहते हैं कि गांधी जी पर एक कहानियां सुनाओ, गांधी जी की जीवनी बताओ। इससे मौखिक अभ्यास हम बच्चों का करा रहे हैं जिससे भाषाई त्रुटि दूर होगी।
यदि किसी चीज का व्याख्यान कराए, किसी कहानियों को हम वर्ग कक्ष में पढ़ाते हैं, मान लिया जाए प्राथमिक कक्षा के बच्चों को आप गांधी जी के बारे में बता रहे हो, अगले ही दिन उसी बच्चे को कहते हो, क्लास में बैठे बच्चों को कहते हो, किसी एक बच्चे को आप खड़े करके उनसे पूछते हो कि जो मैंने कल गांधी जी के बारे में बताया उसे आप व्याख्यान करो, उसका व्याख्यान करो, यानी आप अपनी ओर से गांधी जी के बारे में बताओ, तो बालक में मौखिक कुशलताएं विकसित होंगी। साथ ही यदि उसी पर लिखवाएं भी उनसे तो लेखन कुशलता भी विकसित होगी। अर्थात बच्चों की बेहतरी के लिए औपचारात्मक शिक्षण की रणनीति के दौरान एक शिक्षक मौखिक अभ्यास भी कराए, लिखित अभ्यास भी कराए। साथ ही जितने भी वर्ग कक्ष में कमजोर छात्र हैं, ऐसा नहीं है कि वर्ग कक्ष में मौजूद सारे छात्र प्रतिभाशाली हैं, वर्ग कक्ष में कमजोर छात्र भी मौजूद हैं, तो एक शिक्षक को चाहिए कि इन कमजोर छात्रों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करें। हतोत्साहित नहीं करने से तात्पर्य है कि उनका उत्साह कम नहीं करें। यानी देखिए, अगर बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक होते हैं कि बच्चे यदि गलत करते हैं ना तो कहते हैं अगर तुम कभी नहीं सीख पाएगा, तुम पर दिमाग हमें नहीं लगानी है, तुम्हें आएगा ही नहीं। अर्थात इस तरह से यदि हम कह रहे हैं तो बच्चों को हतोत्साहित कर रहे हैं। कमजोर छात्र धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन यदि उनके प्रति हम सकारात्मक सोचें, उन्हें अभ्यास का बेहतर अवसर दें, उन्हें बेहतर शिक्षण का माहौल प्रदान कर दें, अधिगम का माहौल प्रदान करा दें, तो बालक निश्चित तौर पर वो भी सीखेगा। अर्थात कमजोर छात्रों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए। ये उपचारात्मक शिक्षण की रणनीति हमारी होनी चाहिए। अब आता है लाभ क्या है। यदि एक शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण करेगा तो इसके लाभ क्या है, फायदे क्या है। तो सबसे पहला क्या, तो सीखने संबंधी जितनी भी कठिनाइयां हैं बच्चों में उसकी जानकारी मिल जाएगी। यही कहा जाता है ना, पता लगाकर उन्हें दूर करना। जब जानकारी मिल जाएगी तो अब शिक्षक क्या करेगा, उन्हें पूर्ण रूप से समाधान उनका कर देगा, वो दूर पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, वो कमियां अब बचेंगी ही नहीं। दूसरा लाभ क्या होगा कि उच्चारण संबंधी बालक में क्या क्या अशुद्धियां हैं, बच्चे किन किन शब्दों को उच्चारित करते हैं तो गलत करते हैं, जैसे खींचना को खेचना बोल देना। ये अशुद्धियां हैं जो मातृभाषा के प्रस्तुतिकरण के कारण हो रहा है और विद्यालयी परिवेश के भाषाओं से बेहतर ढंग से जुड़ाव नहीं होने के कारण ये अशुद्धियां बरकरार हैं। तो शिक्षक को इसका ज्ञान हो गया, अब शिक्षक क्या करेगा, इसका समाधान भी कर देगा। यानी उपचारात्मक शिक्षण के दौरान पूर्ण रूप से शिक्षक इसका निराकरण कर देगा। साथ ही छात्र के विषय के प्रति क्या रुचि है, विषय के प्रति कितना ज्ञान है, इसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और यदि कम ज्ञान है तो सकारात्मक सोच विकसित करते हुए ज्ञान में वृद्धि की जाती है, जो उपचारात्मक शिक्षण के कारण ही संभव है। और अंतिम तौर पर कह सकते हैं कि सीखने के दौरान बालक के सामने जो बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, वो कैसी बाधाएं हैं, वो किस प्रकार से अधिगम करने में उन्हें अधिगम करने से उन्हें रोक रही हैं, इनका पता चल जाता है। और जब पता चल जाता है तो शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण के दौरान ऐसे इलाज कर देता है जैसे वो डॉक्टर साहब सीटी स्कैन करके मस्तिष्क का इलाज कर देते हैं। अर्थात या किस शरीर के किसी भी पार्ट का एक डॉक्टर चेकअप के बाद पूर्ण रूप से समाधान करते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो खामियां, जो कठिनाइयां, जो अवगुणे उसमें व्याप्त हैं, वो पूर्ण रूप से निराकृत हो जाए कि भविष्य में ना आ पाए। वही शिक्षक भी करते हैं कि बालक सीख यदि रहा है और सीखने के दौरान जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं उनके सामने आ जाती हैं कि बालक का ध्यान भटक जाता है, किसी कारणवश से उनका ध्यान शिक्षक की ओर आकृष्ट नहीं रहता है, विषय वस्तु की ओर आकृष्ट नहीं रहता है, तो शिक्षक इसकी जानकारी प्राप्त करता है कि वो बाधक तत्व कौन है जो बच्चों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है। और उसके बाद शिक्षक इसका पूर्णतया निराकरण कर देता है, समाधान कर देता है। यही उपचारात्मक शिक्षण है। तो इस प्रकार से हमारा उपचारात्मक शिक्षण का बिंदु सीटेट का जो हिंदी सेक्शन का था वो समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक जो है वह है भाषा दोष। तो आज भर के लिए यही रहने दीजिए। अगला वीडियो जब हमारा आएगा तो भाषा दोष हम लेकर के आएंगे कि हिंदी सेक्शन के दौरान कहाँ कहाँ भाषा दोषें होती हैं और वो किस प्रकार की दोष है जो सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब आप सब जरूर कीजिएगा, घंटे वाला बटन आप दबा लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सिर्फ आप ही फायदे नहीं लें, आप अन्यों को भी फायदा पहुंचाएं। यदि कोई छात्र वैसे हैं जो बीएड कर रहे हों, डीएलएड कर रहे हों या कर चुके हों और वो भी शिक्षक बनना चाहते हों, तो उन्हें शेयर जरूर करें हमारा ये वीडियो ताकि उन्हें भी फायदा हो सके और अधिक से अधिक बच्चे मेरे वीडियो से लाभ ले सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है, आपके द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाती है वही हमें अभिप्रेरित करता है। इसलिए आप अपना कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।